नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। बात करेंगे दिल्ली में हुए उपचुनावों की। दिल्ली एमसीडी के 5 वार्डों में हुए उपचुनावों के नतीजों के लिए गिनती आज 8 बजे से शुरू हो चुकी है। गिनती के लिए 4 केंद्र बनाए गए हैं। 5 वार्डों के लिए 28 फरवरी को मतदान हुआ था। इसी के नतीजे अब से थोड़ी देर में आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें, सुबह 10 बजे तक रुझान सामने भी आने लगेंगे, वहीं दोपहर तक नतीजे भी आ जाएंगे। और इस चुनाव में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी थी। अब देखना यह होगा कि रिजल्ट किसके पक्ष में आता है। तो 28 फरवरी को हुए 5 सीटों पर मतदान को लेकर आज मतगणना हो रही है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, गिनती के लिए जो है वो 4 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर जो टक्कर है वो सीधी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। तो 5 वार्डों के लिए 28 फरवरी को मतदान हुआ था, जहां पर आज यानी कि 3 मार्च को मतगणना की जा रही है। तो आपको बता दें, ये 4 सीटें हैं, जहां पर कल्याण कुमारी, त्रिलोकपुरी, शालीमार बाग, रोहिणी वार्ड में जो है आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, जबकि चौहान बांगर वार्ड में कांग्रेस आगे है। तो 5 वार्ड में हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएंगी और ये मालूम चलेगा कि किसके हाथ में ये उपचुनाव आते हैं। जिस तरीके से 2022 में 272 सीटों पर एमसीडी की रिजल्ट वोट होने हैं, उसी को देखते हुए एक तरीके से ये लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, एक तरीके से सेमीफाइनल माना जा रहा है। उसी को देखते हुए आज जो है मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। तो एमसीडी में हुए उपचुनाव के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं, जहां पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। तो 4 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर मतगणना की जा रही है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संदीप चौधरी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका। जी संदीप जी, आज दिल्ली में हुए 5 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसको देखते हुए? देखिए साक्षी जी, जिस तरीके से पार्टियों ने अपनी तैयारी की थी और आपको भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, जिनमें सीधी टक्कर देखने को मिलती है, न केवल दिल्ली से लेकर बनारस तक। आपको याद होगा जिस तरीके से मोदी जी के सामने चुनाव लड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल बनारस पहुंच गए थे, तो दोनों की टक्कर एक तरीके से राजनीति में ऐसी देखी जाती है जैसे क्रिकेट में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच हो। तो देखना होगा, अभी रिजल्ट आपके और हमारे सबके सामने आ जाएंगे कि कौन किस स्थिति में है और कौन कितना मजबूत है दिल्ली के अंदर। क्या लगातार अरविंद केजरीवाल जड़ों पर मजबूत होते जा रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा में अपना प्रदर्शन किया था, या अभी भी जो एमसीडी चुनाव है, जो निगम के चुनाव है, उनमें पहले की तरह भारतीय जनता पार्टी मजबूत है? और संदीप जी, धीरे धीरे जो है शुरुआती तस्वीरें सामने आने शुरू हो चुकी है, जिसमें जो आपको बता दूं मैं 4 वार्ड हैं जहां पर आम आदमी पार्टी जो है वो आगे चल रही है और वहीं कांग्रेस का खाता खुल चुका है और कांग्रेस 1 वार्ड से आगे चल रही है, लेकिन अभी तक बीजेपी की जो सीट है वो 0 पर है। देखिए साक्षी जी, इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि हमने कई बार इस तरीके की चीजें देखी हैं कि शुरुआती रुझान कुछ और आते हैं और लास्ट पे आते आते रुझान कुछ और हो जाते हैं। हमने और आपने हाल ही में देखा था, बिहार चुनाव हुआ जहां तेजस्वी यादव जश्न मना रहे थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन आखिर में चूक जाते हैं। तो अभी थोड़ा हमें इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन हाँ, इस चीज से एक बात स्पष्ट हो जाती है, जिस तरीके के अभी रुझान आ रहे हैं कि एमसीडी में लगातार पिछले 15-20 सालों से लगातार जहां बीजेपी की सरकार चल रही है, वहां पे इस तरीके के परिणाम बीजेपी की चिंता बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, और ऐसे में सवाल यही है संदीप जी, जिस तरीके से 15 साल से लगभग बीजेपी काबिज है एमसीडी पर, ऐसे में जो प्रतिष्ठा है वो बीजेपी की दांव पर है।
जी बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में साक्षी जी कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। और दिल्ली के चारों तरफ आपको मालूम है जो किसान आजकल बैठे हुए हैं और जो बीजेपी सरकार की फजीयत हो रही है, अगर कहीं बीजेपी चूक जाती है तो बीजेपी के रास्ते मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि बंगाल का चुनाव है, उसके साथ साथ 5 राज्यों में अभी चुनाव होने हैं, आचार संहिता लग चुकी है। उसके फौरन बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव भी सर पर हैं। तो बीजेपी की राह मुश्किल होती चली जाएगी, बीजेपी को स्थिति संभालनी पड़ेगी। बिल्कुल। और जिस तरीके से 15 साल से बीजेपी जो है एमसीडी पर काबिज है, लेकिन ऐसे में जिन 5 सीटों पर फिलहाल वोट हुए थे उनमें से 4 सीटें ऐसी हैं संदीप जी जहां पर जो है अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी जो है वो काबिज है। ऐसे में कितनी मुश्किल आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए होगा अपनी इन 4 सीटों को बचाए रखना? देखिए साक्षी जी, राजनीति में अपनी सीटों को सेफ करना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। अगर आपने अपना गढ़ बचा लिया, अपनी सीटें बचा ली, इसका मतलब एक मैसेज चला जाता है जनता के बीच में, दूसरे राजनीतिक दलों के बीच में कि आज भी जो पार्टी है, जो सरकार है वो मजबूत है और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर रही है। तभी उनको अभी तक लगातार सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अगर उनकी सीटें खिसकने लगती है तो इसको राजनीति में माना जाता है कि जो मौजूदा सरकार है, जो राजनीतिक दल है, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, वो कहीं ना कहीं जड़ों पर कमजोर हो रही है, धरातल पर कमजोर हो रही है। और इस चीज से दूसरी पार्टियों का, दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल मजबूत होता है। और यही वजह है संदीप जी, जिस तरीके से इन 2 सीटों में से जो है अरविंद केजरीवाल ने 2 पूर्व विधायकों को ही खड़ा किया है, तो कह सकते हैं कि कोई भी कोर कसर अरविंद केजरीवाल छोड़ नहीं रहे हैं। जी साक्षी जी, इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल राजनीति में ज्यादा पुराने खिलाड़ी नहीं है, लेकिन वो इतने मंझे हुए खिलाड़ी हैं कि जो पुराने जो राजनीतिज्ञ रहे हैं, राजनीति के पंडित रहे हैं, उनको टक्कर देते हैं। और उन्होंने कई बड़े राजनीतिज्ञों को राजनीति से बाहर कर दिया है। शीला दीक्षित भी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम है और दुनिया ने देखा है कि शीला दीक्षित जो लगातार 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, उन जैसे बड़े नेता को अरविंद केजरीवाल चुनाव हराकर जीते और मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल। ऐसे में संदीप जी, मैं सीलमपुर की बात करूं तो सीलमपुर में जो है मुस्लिम बनाम मुस्लिम की लड़ाई है और यहाँ पर बीजेपी ने जो है अपना मुस्लिम प्रत्याशी ही उतारा है मैदान में। तो मुस्लिम प्रत्याशी के बल पर जो है इस बार बीजेपी जीत की लड़ाई में खड़ी हुई है। तो क्या लगता है आपको, बीजेपी के लिए सफल हो पाएगा ये? देखिए साक्षी जी, जिस तरीके से बीजेपी का एक माहौल बना हुआ है देश के अंदर, बीजेपी को हिंदुत्ववादी पार्टी का तमगा मिला हुआ है सभी राजनीतिक दलों की तरफ से। और कई भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक का मिलना भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से टेढ़ी खीर रही है। हमने कई भारतीय जनता पार्टी के, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव, मुस्लिम कैंडिडेट्स को चुनाव हारते देखा है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक मुस्लिमों में जितनी मजबूत पकड़ होनी चाहिए वो पैठ नहीं बना पाई है। और इसी वजह से ज्यादातर ऐसी सीटें बीजेपी के हाथ से निकल जाती है। और वही बात संदीप जी कांग्रेस की, कांग्रेस कह सकते हैं पहले से ही हार मान के बैठ चुकी है और कि ना तो उनकी तरफ से कोई ज्यादा इस पूरे चुनाव को देखते हुए ना तो कोई वो किया गया, ना उनके पार्टियों के कोई नेता आए इस पूरे मैदान में। देखिए साक्षी जी, कांग्रेस की स्थिति बड़ी नाजुक स्थिति है और कांग्रेस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कांग्रेस कभी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में नहीं आ पाती जहां दूसरी पार्टी की टक्कर सीधे बीजेपी से होती है। खासकर दिल्ली में बीजेपी की टक्कर आम आदमी पार्टी से है और कांग्रेस अगर अपनी ताकत लगाती है तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है, कोर वोट बैंक है, वो वोट प्रतिशत आपने देखा होगा, चाहे चुनाव हारे चाहे जीते वो इतना ही रहता है। लेकिन अगर कांग्रेस ताकत लगाएगी तो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक बढ़ जाएगा और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, जिससे अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के सर पर ठीकरा फोड़ेंगे कि बीजेपी को जिताने में कांग्रेस का हाथ रहा है। लेकिन संदीप जी, इन 5 सीटों पर जीतना कितना महत्वपूर्ण होगा आम आदमी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए और वहीं बीजेपी के लिए आने वाले 2022 में जो एमसीडी चुनाव होने हैं उनके लिए, उनको देखते हुए अगर बात करें तो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है ये? देखिए साक्षी जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी परफॉर्म कर रही है
और दिल्ली में आपको मालूम है लगभग सभी का सफाया करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई हुई है। और इस तरीके का अगर उनका कैंपेन और चीजें जारी रही तो आने वाले टाइम में वो सभी स्टेट्स में अपनी जो उपस्थिति है उसको दर्ज कराएंगी। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तैयारी के साथ है, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में जबरदस्त तैयारी के साथ है और इसके पहले पंजाब में वो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी को हम हल्के में नहीं ले सकते और दिल्ली की जीत उन्हें कहीं न कहीं बूस्ट देने का काम करेगी, ताकत देने का काम करेगी। और वहीं बीजेपी के लिए जिस तरीके का आज की तारीख में माहौल बन रहा है, जगह जगह किसान महापंचायत हो रही है, विपक्षी दल भी किसानों की महापंचायत कर रहे हैं और इससे कहीं न कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल, मैं आपको रोकना चाहूंगी संदीप जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता जसवंत गोयल हैं। जसवंत गोयल, आज उपचुनाव जो हुए थे उनकी मतगणना हो रही है, तो क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? चुनाव था जो पहले यहाँ के एमएलए साहब थे, उन लोग निगम पार्षद थे, उन्होंने इस्तीफा देकर एमएलए का चुनाव लड़ा था जयमुखान उपकार। अब उनकी जगह जो पूरा एमएलए थे उन्होंने निगम पार्षद का चुनाव लड़ा था। 5वें राउंड की गिनती में 1502 वोटों से आगे चल रहे हैं जी। ये साब अटेरी का इलाका पड़ता है आउटर दिल्ली के अंदर। अब फिर कांग्रेस अभी तीसरे स्थान पर और बीजेपी दूसरे स्थान पर चल रही है। जसवंत, फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम किए गए और साथ में कितने केंद्र बनाए गए हैं मतगणना को लेकर? बैरिकेड से आगे किसी मीडिया को अलाउड नहीं है, मीडिया वही अलाउड है जिनके पास बने हुए हैं पहले मीडिया के, अंदर वही जा सकता है। कई प्रकार की फोर्स लगा रखे, दिल्ली पुलिस एडिशनल फोर्स, सीआरपी, बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं, बिल्डिंग के पास कोई नहीं जा सकता। ठीक है जसवंत, आप बने रहिए हमारे साथ संदीप जी। संदीप जी, जो इस बार उपचुनाव हुए हैं, लोग वोट करने पहुंचे थे, जिस तरीके से देश ने देखा दिल्ली में लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी रहा और खासतौर से एमसीडी के जो मुद्दे होते हैं वो किसी से छिपे नहीं है। क्या लगता है आपको, खासतौर से अगर बात करूं किसानों की, तो इन उपचुनावों में किसानों का मुद्दा कितना असर कर सकता है? क्या इस पर असर पड़ सकता है? देखिए साक्षी जी, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, हम और आप दिल्ली में रहते हैं, लेकिन ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि जो दिल्ली की जड़ें हैं, दिल्ली की जड़ें चारों तरफ के जो एरियाज हैं, चाहे वो हरियाणा की बात कर लीजिए, चाहे आप राजस्थान की बात कर लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, इवन पंजाब तक की आप बात करेंगे, तो दिल्ली के जो लोग हैं उनकी जड़ें कहीं न कहीं दूसरे स्टेट्स में है और वहाँ के गाँवों में है और किसानों से सीधी जुड़ी हुई है। तो इस चुनाव में भी उस चीज का प्रभाव तो पड़ेगा और जो नजर भी आ रहा है, हमने पंजाब चुनाव में उसमें भी वो चीजें देखी, अभी दिल्ली का चुनाव है तो यहाँ पर भी वो चीजें नजर आ रही हैं। बिल्कुल। जसवंत, अभी फिलहाल की अपडेट मैं आपसे जानना चाहूंगी, फिलहाल किस सीट पर कौन सा उम्मीदवार आगे चल रहा है? फिलहाल क्या कुछ अपडेट आप दे पाएंगे? सेक्टर 23 में खड़े रोहनी के अंदर, जहाँ 32 नंबर वार्ड का जो चुनाव उसके हम यहाँ बाहर खड़े हैं, वहाँ 5वें राउंड में जो रामचंद्र जी है, पहले जो विधायक भी रह चुके हैं आम आदमी पार्टी से, तो 5वें राउंड में 1502 वोटों से आगे चल रहे हैं। और जो यहाँ के कांग्रेस के उम्मीदवार 10 साल पहले निगम पार्षद रह चुकी मेहमती बरवाला, वो तीसरे स्थान पर चल रही है अभी। और बीजेपी दूसरे स्थान पर चल रही है, जो की बीजेपी के पिछली बार इलेक्शन निगम का राजेश कुमार गोयल, वो दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ आम आदमी रामचंद्र जी हैं, लोगों का ये कहना है 9 महीने का चुनाव है, 3 महीने अप्रैल में चुनाव हो रही है, ज्यादा जिसकी लोग देंगे रहे, वो कह रहे हैं जिसकी सरकार है उसी को हम निगम पार्षद बनाएंगे। ठीक है संदीप जी, अगर इन उपचुनावों की मतगणना के बाद जो रिजल्ट आएंगे, अगर उसमें बीजेपी को एक सीट भी नहीं मिलती है, अगर ऐसा होता है तो कितनी बड़ी हार होगी बीजेपी के लिए? देखिए, ये बड़ी हार काउंट होगी साक्षी जी बीजेपी के लिए, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में जो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो बीजेपी के हैं, दिल्ली पुलिस प्रशासन बीजेपी का है और बीजेपी एक राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय पार्टी है, कितने स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है। फिर आरएसएस का उनका संगठन है जो लगातार दिल्ली में काम करता है, रूट लेवल पर काम करता है, बूथ लेवल पर काम करता है और ऐसे में बीजेपी की हार, इसका मतलब अभी भी बीजेपी वही खड़ी है जहां कभी मदन लाल खुराना जैसे नेताओं ने बीजेपी को छोड़ा था। बिल्कुल। और संदीप जी, वहीं आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अपनी जड़ों को मजबूत कर रही है, चाहे गुजरात में हमने देखा, गुजरात के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया। ऐसे में धीरे धीरे जो है आम आदमी पार्टी हर राज्यों में जाकर अपने आप को और मजबूत कर रही है, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक स्टेप होगा और बहुत बड़ी जीत होगी अगर वो अपने ही गढ़ यानी कि दिल्ली में जो है अच्छा प्रदर्शन करती है तो।
जी बिल्कुल साक्षी जी, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। मौजूदा जिसकी सरकार हो और वो फिर भी प्रदर्शन करे, इसका मतलब लोगों उससे खुश हैं। अगर वो फिर भी सीटें निकाल रही है तो लोगों में वो नाराजगी नहीं है। और बीजेपी जो आम आदमी पार्टी है, इनका काम करने का तरीका कुछ अलग है। आपने देखा होगा ये लोगों से कनेक्ट करते हैं, लोगों के काम करने में ज्यादा यकीन रखते हैं। ज्यादा इनके विधायकों के, एमपी एमएलए के आपको प्रचार दिखाई नहीं देंगे, ज्यादा इनके बैरिस्टर आपको इस तरीके के दिखाई नहीं देंगे जिस तरीके से दूसरी पार्टियों से शहर के शहर और कस्बे के कस्बे बैनर पोस्टर से पटे रहते हैं। तो इनका कुछ ना कुछ डिफरेंट है काम करने का तरीका। दूसरे लोगों पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ये कम करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में ज्यादा सक्रिय है। ठीक है जसवंत, फिलहाल आपसे ये सवाल कि मतगणना केंद्र पर क्या कुछ चहल पहल आप देख पा रहे हैं? क्या किसी पार्टी के कोई कार्यकर्ता या नेता वहां पहुंचे हैं? पार्टी कुछ कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ तो बीजेपी का कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस का सिर्फ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। एक दो कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का तरीके से घूमता दिखाई दे रहा है। इधर शालीमार बाग सीट से भी सुनीता मिश्रा 15 से 3 वोटों से आगे चली हुई है। ठीक है, लोगों का कहना है कि आम आदमी केजरीवाल ने एक लॉलीपॉप दे रखा है फ्री का, उसके कारण भी काम कराएगा तो यही कराएगा। जैसे लोग गरीब आदमी को लाइट दे रखी, 200 यूनिट फ्री पानी फ्री कर रखा है। गरीब आदमी सोचता है हमारा उद्धार हो सकता है, इसी पार्टी से उद्धार हो सकता है। बिल्कुल। और जसवंत, आपकी और जनता से बात हुई तो जो जनता और क्या चाहती है, कौन सी पार्टी को वो इस बार उपचुनाव में जीत हासिल करना चाहती है? जनता कुछ कहना है कि 9 महीने का इलेक्शन है, इसमें कोई किसी को हम जिताना नहीं चाहते। जो अब उसी को जिताने में फायदा जिसकी सरकार है। 9 महीने के बाद फिर 1 साल बाद इलेक्शन होगा, उसमें कुछ निर्णय लिया जाएगा। अगर बीजेपी हारती तो बीजेपी की बुरी हार होगी। जैसे पंजाब में बीजेपी निगम में बिल्कुल टुकड़ा साफ हो गया है, ऐसे दिल्ली में लगता है कि 5 सीटें आम आदमी के पक्ष में जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। संदीप जी, जिस तरीके से अब हालांकि अब ये शुरुआती रुझान है, अभी तस्वीरें दोपहर बाद साफ हो पाएंगी, लेकिन ऐसे में अगर बीजेपी हारती है तो फिलहाल उसके लिए आगे क्या कुछ रणनीति वो अपनाए? क्योंकि अभी जो है 2022 में एमसीडी के 272 वार्डों पर आगे भी चुनाव होने हैं। देखिए साक्षी जी, अगर बीजेपी इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो बीजेपी इस चीज को एनालिसिस करेगी, जरूर करेगी। क्योंकि बीजेपी संगठन लगातार आपने देखा होगा बड़ी मीटिंगें भी करता है, छोटी मीटिंगें भी करता है, स्टेट लेवल पे भी मंथन करता है और नेशनल लेवल पर भी मंथन करता है। और जिस तरीके से काफी लंबे समय से एमसीडी में बीजेपी की सरकार दिल्ली में चल रही है, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि बीजेपी को अपना रूट लेवल पर एक बार फिर से मंथन करना पड़ेगा कि किस वजह से वो सीटें नहीं निकाल पाई। और अभी आने वाले जो एमसीडी के चुनाव है, कहीं दोबारा हमारे हाथ से एमसीडी निकल ना जाए, इसके लिए उन्हें अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी, अपने संगठन में बदलाव करने पड़ेंगे, नए और जोशीले लोगों को एनर्जी देनी पड़ेगी और अपनी स्ट्रेटेजी भी चेंज करनी पड़ेगी कि किस तरीके से वो आम आदमी पार्टी पर और केजरीवाल पर हमलावर रहे और किस तरीके से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की कमजोरियां वो लोगों के सामने रखें और किस तरीके से वो अपने साम आम आदमी को जोड़ें, दिल्ली के शहरी को जोड़े और अपना वोट बैंक बढ़ाएं। बिल्कुल। और ऐसे में संदीप जी, कांग्रेस अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती तो ऐसे में क्या कुछ कमी आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर समझ सकते हैं उसकी? देखिए, कांग्रेस के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं साक्षी जी, पहले भी इन चीजों पर बात हुई है। कांग्रेस को अपने संगठन पर काम करना पड़ेगा और संगठन की जिम्मेदारी ऐसे नेताओं को देनी पड़ेगी जिनकी बातों पर आम जनता, हम और आप विश्वास कर सके। कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस गांधी परिवार के किसी खास व्यक्ति को जिम्मेदारी दे देती है। जिम्मेदारी देने से पहले वो ये नहीं देखते कि इनकी पब्लिक के बीच में क्या एक अकाउंटेबिलिटी होती है, वो चीज है। लोग इनके ऊपर यकीन करते हैं, नहीं करते हैं। जरूरी है कि पब्लिक के बीच में जब आप जाए तो पब्लिक का जाना पहचाना चेहरा हो और आपकी बात में वो चीज नजर आए कि आप जो कहेंगे वो करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप हमें खाली बातों में बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं या मिट्टी गोली देकर चले जाएंगे। जब तक कांग्रेस ऐसे चेहरे मैदान में नहीं लाएगी जिनकी बातों में दम हो, जो अपनी बात पर पूरा उतरने वाले हो, जनता के साथ खड़े होने वाले हो, तब तक कांग्रेस के लिए स्थिति
ठीक है, लेकिन संदीप जी, जिस तरीके से फिलहाल शुरुआती तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। कह सकते हैं कि जो मॉडल है अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में, फ्री मॉडल, उसको जनता काफी पसंद कर रही है। देखिए साक्षी जी, मैं फ्री मॉडल तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके की चीजें जनता को दी जाती है, हम केजरीवाल के द्वारा दी गई सुविधाओं को फ्री मॉडल नहीं कह सकते। आप ये देखिए, जनता जानती है कि फ्री गैस सिलेंडर किसने दिए, मोदी जी ने दिए। फ्री में शौचालय बनवाने का काम किसने किया, मोदी जी ने किया। अभी जो लोगों को राशन मिल रहा है, 2-2 बार राशन दिया गया महीने में फ्री में, तो वो किसने दिया, मोदी जी ने दिया। तो अपने वोट बैंक को साधने के लिए सरकारें प्लानिंग करती हैं। आप उसको सुविधाएं कह सकती हैं, सरकार के ऊपर एक बोझ कह सकते हैं, लेकिन वो चीजें वोटों में कन्वर्ट कौन करता है, बीजेपी करती है या आम आदमी पार्टी करती है या कांग्रेस करती है, ये तो वक्त बताएगा। आपको मालूम होगा, जो एक फूड बिल आया था जिसमें फ्री में खाना देने की बात कुछ लोगों को कांग्रेस लेकर आई थी, तो ये स्कीम बीजेपी पार्टियों की और सरकारों की लगातार चलती रहती है। और जिस तरीके से संदीप जी, हाल ही में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़े थे, ऐसे में जो नुकसान है वो बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल साक्षी जी, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से पहले से माहौल नेगेटिव बनता जा रहा था किसान आंदोलन की वजह से, उसके बाद फिर महंगाई की जो मार है, अब तो मालूम है हमारे देश में करीब 70 से 80% जनता ऐसी है जो महंगाई का सीधा उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और ऐसे में जिस तरीके से डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और वो चीजें सोशल मीडिया में जिस तरीके से प्रचारित हो रही है, तो उससे कहीं न कहीं हर आदमी के दिलो दिमाग पर असर पड़ता है और उसकी जो निगेटिविटी पैदा होती है, जो नाराजगी पैदा होती है, वो मौजूदा सरकार को झेलनी पड़ती है। बिल्कुल, और यही मौका है आम आदमी पार्टी के लिए भी संदीप जी, जिस तरीके से 15 साल से बीजेपी काबिज है और 6 साल, लगभग 6 साल हुए हैं अरविंद केजरीवाल को सत्ता में आए हुए दिल्ली की, तो यही बेहतर मौका है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि इस उपचुनाव में अगर वो बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो ऐसे में उनके लिए जो रास्ता है वो केंद्र तक, चाहे वो अलग राज्य, उसमें रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा और खुल जाएगा रास्ता। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज से साक्षी जी इनकार नहीं किया जा सकता। केजरीवाल की जो राजनीति है बहुत सोची समझी राजनीति है और केजरीवाल बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। केजरीवाल हिंदुस्तान को चांद पर ले जाने की बातें नहीं करते, वो दिल्ली की जनता के साथ कनेक्ट करते हैं, दिल्ली की जनता से किए वादे पूरे करने की बात करते हैं, वो शिक्षा की बात करते हैं, वो चिकित्सा की बात करते हैं। वो इस तरीके की बातें कभी नहीं करते कि हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे या हिंदुस्तान का सुपर पावर बना देंगे या हम चाइना में घुस जाएंगे। तो इन चीजों का फर्क पड़ता है। लोग बड़ी बड़ी बातें सुनकर थक चुके हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप चौधरी इस पूरे मुद्दे पर जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत आज करने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।